Good morning, all of you. So today we will discuss in medical surgical diarrhea. डायरिया बेटा एक कॉमन टॉपिक है। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि हमारे डायरिया नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है, थर्ड ईयर में भी आता है और एक कॉमन टॉपिक है। और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम कैसे बेटा कि हमारे यहां जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से बहुत सारी डेथ रेट मींस ज्यादा से ज्यादा डेथ रेट डायरिया के कारण है। एक दिन मैं सुन रहा था तो उसमें बताया गया था कि डायरिया हमारे यहाँ पर कम से कम जितने भी बच्चों की डेथ होती है उसके अंदर 60 to 70% कॉज जो डेथ का होता है वो डायरिया का होता है। जबकि डायरिया एक कॉमन इलनेस है। कॉमन इलनेस मींस हम एक प्रॉपर हाइजीन, हम एक प्रॉपर तरीके से उसकी केयर और ओआरएस के पैकेट मींस मात्र हम 20 से 30 या 50 रुपए के खर्चे में एक बच्चे का डायरिया बचा सकते हैं। लेकिन उस बच्चे की अप्रोच तक हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल या ये फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण बच्चों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। डायरिया होता क्या है? सबको हम लोगों को नॉर्मली कॉमनली पता है कि डायरिया के अंदर क्या होता है। DIARRHOE डायरिया, हिंदी बोलते दस्त लग जाना। डायरिया होता क्या है? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पास द स्टूल? एनीवन कैन टेल मी? 3 times. If you are passing the stool more than 3 times in a loose and liquid quantity, यदि आप 3 बार से ज्यादा स्टूल पास करते हो लूज और लिक्विड क्वांटिटी में, इसको बोला जाता है डायरिया। डायरिया हम एक कॉमन वर्ड है डायरिया, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, अर्बनाइजेशन है, हमारे यहाँ मेडिकल सेंटर भी बाहर है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक डायरिया गांव के इलिटरेट पर्सन से यदि आप पूछोगे ना, दस्त लगे, उसके तोते उड़ जाते हैं, वो कहाँ भागे, क्या करे, कैसे लगवाए, फ्लूइड लगवाए, आईवी फ्लूइड हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि यदि बच्चे को डायरिया हो गया या किसी पर्सन को डायरिया हो गया तो 2-3 दिन हम कॉमनली वेट कर लेते हैं, चलो डाइट मैनिपुलेशन करते हैं। जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो अनएजुकेटेड पर्सन है तो वो क्या करेंगे? डाइट मैनिपुलेशन करेंगे। उस डाइट मैनिपुलेशन के दौरान वो ये याद नहीं रखते हैं कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, जिसके कारण वो डायरिया के अंदर फ्लूइड का लॉस होता रहता है। उस फ्लूइड लॉस होने के कारण एक पर्सन शॉक में भी जा सकता है। आई हैव सीन वन पेशेंट इन हॉस्पिटल जिसको बिल्कुल पानी की तरह डायरिया आ रहा था। मींस उसके बेड के ऊपर एक प्लास्टिक सीट बिछी हुई थी तो उसके ऊपर पानी भरा हुआ था, जैसे प्रॉपर वाटरी उसको वो हो रहा था, क्या कहते हैं, डायरिया। इस कंडीशन में उसको क्या किया गया? इमीडिएट बहुत ही स्पीड से, ज्यादा स्पीड से उसको फ्लूइड डाइट दी गई। फ्लूइड डाइट देने से क्या होगा बेटा? जो ब्लड जो उसका लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस, यदि हम उसे रिप्लेस करेंगे तो ये उसके फ्लड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होने देगा, उसके फ्लड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। क्योंकि यदि फ्लड वॉल्यूम कम हो गया तो दैट विल लीड शॉक। और डायरिया के अंदर हमारे जो बच्चे जो कई बार डेथ हो जाती है वो किस कारण होती है बेटा? फ्लूइड लॉस के कारण बच्चे शॉक में चले जाते हैं। तो डायरिया आपको पता पड़ा। एक पर्सन, ये बहुत बार कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर और बहुत कॉमन क्वेश्चन लगता है कि डायरिया क्या है। डायरिया मींस 3 और मोर टाइम्स, 3 या 3 से ज्यादा कोई पर्सन लिक्विड या वाटरी स्टूल एक्सक्रीट करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायरिया। जब डायरिया की बात करते हैं, ये इसके अंदर स्टूल देन इज नॉर्मल फॉर दैट पर्सन, और ये उसका पतला होना स्टूल का या लिक्विड, ये पर्सन के स्टूल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो डेली सॉलिड जा रहा है फिर वाटरी कर रहा है तो उसको डायरिया है। ये WHO ने बोला बेटा। अब जब हम डायरिया की बात करते हैं बेटा तो 2 वर्ड आते हैं कि ये डायरिया 2 तरीके का होता है भाई। एक तो होता है डायरिया एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट का मीन्स होता है सडन, क्रोनिक का मीन्स होता है स्लोनेस, स्लोली आया समझ? स्लोली का मतलब क्रोनिक मीन्स ये प्रोग्रेसिव है। आज आप 2-3 बार गए,
कल 4-5 बार जाओगे, फिर 6-7 बार जाओगे, फिर 8-10 बार जाने लग जाओगे। उसके बाद और वाटर लेवल, वाटरी डिस्चार्ज हो जाएगा या वाटरी एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। ये दो तरीके होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या हुआ, अभी आज से 6-7 साल या 8 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ एक फ्रेंड ने कोई प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के अंदर उसने वो रायता बनाया, रायते के अंदर उससे क्या मिस्टेक हुई या कुछ किया, उस रायते को खाने के बाद उसने इनवाइट किए थे, कुछ एकादशी का व्रत कर रहा था या उद्यापन उसने किया था, सब कपल बुलाए हुए थे। उसने सबको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद सबको सीवियर डायरिया, सीवियर नॉट लिमिटेड, सीवियर डायरिया मींस फूड पॉइजनिंग हुई होगी। ये क्या हुआ रेस्पॉन्स, एक्यूट। आपने खाना खाया, खाने के तुरंत बाद या थोड़ी देर बाद आपको सडन डायरिया हो रहा है, ये कंडीशन कहलाती है एक्यूट डायरिया। और क्रॉनिक डायरिया मींस आज आपके पेट खराब होने के कारण उसने आपके इफेक्ट देना स्टार्ट किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो आपके पेट में पहुंचा, आप 2-3 बार जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही है, और यदि आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो ये आगे और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉनिक डायरिया। दोनों कंडीशन हार्मफुल है। आपको मैं बता दूं बेटा, हमारे इंडिया के अंदर बच्चों को जो डायरिया होता है ना, उसके अंदर जिंक की सिरप पिलाई जाती है 14 डेज तक कंटिन्यूअस। क्या बेटा? हाँ, जिंक की गोली, मतलब कहने का मतलब मैं बच्चे की बात कर रहा हूं तो बच्चे के लिए सिरप दे दी जाएगी। अब यदि बच्चा, अब हमें हो गया तो हम जिंक की कैप्सूल ले लेंगे या जिंक की टैबलेट ले लेंगे, पर जाएगा तो जिंक की। जिंक 14 डेज एक्सक्लूसिव देना पड़ता है यदि बच्चे को आगे डायरिया से रोकना है तो, क्योंकि कई बार जिंक की कमी से बच्चे को डायरिया लग जाता है, तो उस बच्चे को जिंक हम देते हैं डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। और नॉर्मली भी आप बच्चे को जिंक दे सकते हो, 2-3 साल या हर साल 1 साल में आप 14 डेज जिंक दे देंगे तो उस बच्चे को डायरिया होने के चांसेस कम होते हैं। तो बेटा डायरिया 2 तरीके का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डायरिया जो होता है बेटा, सडन ऑनसेट एंड लास्ट लेस देन 2 वीक्स। ये सडन ऑनसेट होते हैं और कम से कम 2 वीक तक रहते हैं। 90% इन्फेक्शियस इन ईटियोलॉजी। ये जो हमारे एक्यूट वाले जो डायरिया है, ये ईटियोलॉजी के अंदर इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मींस आपको फूड पॉइजनिंग हुई, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, आपको कोई कीटाणु आपके एब्डोमेन में पहुंच गया, दैट विल लीड डायरिया। उसके बाद 10% आर कॉज्ड बाय मेडिकेशन एंड टॉक्सिन। 10% आर कॉज्ड बाय मेडिकेशन एंड टॉक्सिन। अब आप ये पूछोगे सर मेडिकेशन से कैसे होगा, आपके माइंड में आया ये चीज आई? बेटा मेरी बात सुनो, पहले जब मैं नियर बाई 30 इयर्स की एज पे था तो मैं जब ऑगमेंटेड टैबलेट खाता था तो मुझे कुछ नहीं होता था, मैं पेंटॉप भी नहीं लेता था ना तो मुझे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जैसे मैं यदि ऑगमेंटेड की टैबलेट यदि मैं खाता हूं तो मुझे डायरिया लग जाता है। 2 डोजों में 3 डोजों में नहीं लगेगा, चौथी डोज से मेरे को डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स है ये हमारे स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर करती है। रप्चर करेगी तो वो आपकी इरिटेशन होगा जिसके कारण डायरिया होता है। समझ में बेटा? आपके रप्चर करेगी तो होगा। इसी कारण तो पेंटाप्रोजोल दी जाती है, पेंटॉप 40। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि वो पेंटाप्रोजोल आपके स्टोमक में पहुंच के आपके एसिड बेस बैलेंस को और जो ज्यादा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट ना करे एंटीबायोटिक, इस कारण सुबह खाली पेट में पेंटॉप दी जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर ले और आपके पेंटाप्रोजोल का बैलेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है बेटा, समझ में? पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, ओमेज, पेंटॉप अलग अलग नाम से आती है, बाकी है काम इनका यही है कि आपके बॉडी के HCl या एसिड सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है और आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्टोमक के अंदर बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर होने से रोकती है। चीज समझ में बेटा? उसके बाद इसके अंदर जो इन्फेक्शंस पाए जाते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं? वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, ये 90% केसेस के अंदर होता है। लग्जेटिव और डायूरेटिक्स एब्यूज, कईयों को डायूरेटिक्स की दवाइयां बहुत खाते हैं, लग्जेटिव्स लेते रहते हैं। लग्जेटिव्स मींस कई लोग होते हैं ना ईटिंग डिसऑर्डर वाले, शाम को बारात में जाना है तो उसीपा के भाई की बारात जानी है, हम सबको चलना है, अब हमारे पेट तो भरा हुआ है, पहले तो हम क्या करेंगे, लग्जेटिव यूज में लेंगे कि चलो पहले कुछ निकाल के चलते हैं, क्योंकि निकाल के चलेंगे तो ये कॉमनली माइंड के अंदर वो रहता है कि यदि हम इफ वी विल पास द स्टूल देन वी विल ईट मोर। पर ये समझ में नहीं आता यार, पासिंग काम रेक्टम का है, ईटिंग काम मुंह का है, इन दोनों का कोई कोलैबोरेशन तो है नहीं है कि आप नीचे का खाली कर दो ऊपर से ज्यादा भूख लग जाएगी। अरे बीच में इतने बड़े जंक्शन है कि कहां तक भूख पहुंचेगी भाई। पर एक साइकोलॉजी,
तो जो लोग प्रोलॉन्ग्ड डायूरेटिक्स और प्रोलॉन्ग्ड लग्जेटिव्स का यूज करते उनको क्या होने के चांसेस रहते हैं? डायरिया। ये चीज समझ में बेटा? इस्चेमिक कोलाइटिस, कोलाइटिस मींस, अब कोलाइटिस के अंदर मींस कोलन का जो इन्फेक्शन हो गया, इस्चेमिक मींस ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण आपका कोलन का इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण डायरिया हो सकता है। डायरिया आपको इंटेस्टाइन के किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। आपको रेक्टम के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो डायरिया हो सकता है। आपके स्टोमक के अंदर कोई अल्सर हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, जिसके कारण भी डायरिया हो सकता है। डायरिया ऐसे भी हो सकता है कि आपके फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाए, तो डायरिया हो सकता है। डायरिया एक कॉमन चीज है, लेकिन बेटा हमारे गांवों के अंदर जहां पर बच्चे, देखो यंग एज का बच्चा, यंग एज का पर्सन तो झेल जाएगा। हमारे यहाँ जितनी भी मेडिकल साइंस है, हम हमारे बच्चे को डायरिया तक से नहीं बचा पा रहे थे। एक बार वो आमिर खान का सत्यमेव जयते आता था, वहां पे एक पर्सन ने, गांव की लेडी आई थी, बोली थी मेरे यहाँ पे मेरा एक बच्चा, एक काम वाली का बच्चा जहां घर में काम करती थी, उसका बच्चा मात्र 30 रुपए की दवाई के अभाव में एक्सपायर हो गया था। वो स्टोरी बता रहे थे। क्यों? क्या हम एक जिंक की सिरप हमारे कंट्री के हर एक जहां पर बच्चे अवेलेबल है वह सप्लाई नहीं करवा सकते कि आप आओ लीजिए और खाइए? क्या हम आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स हमारे हर फीमेल्स तक नहीं पहुंचा सकते? अरे वो हेल्दी होंगे जब ही तो हम लोग हेल्दी होंगे। हमारा फ्यूचर, हमारे देश के बच्चे, युवा, यंग जनरेशन है, मदर्स हैं। हमारे यहाँ फीमेल को मेनार की मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल 13 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और फोलिक एसिड खिलाते ही नहीं है। 25, 26 साल, 30 साल पे शादी होती है, शादी के बाद जब बच्चा होने को होता है, जब जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर वो लिखता है फोलिक एसिड, जब वो खाना स्टार्ट करती, जबकि नॉर्मली 18-19 साल पे उसको फोलिक एसिड दे देना चाहिए, कभी कैल्शियम दे देना चाहिए, क्योंकि आप डाइट से ले पाते हो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यार वी आर फ्रॉम द पुअर कंट्री, वी कैन टेक टू मच डाइट। हम इन्वेस्ट, अरे बात तो इन्वेस्टमेंट के फर्क है ना यार। मैं दोनों टाइम अनार का जूस पीना होगा, दोनों टाइम भुने हुए चने, दोनों टाइम गुड़, दोनों टाइम हरी पत्ते की सब्जियां, दोनों टाइम रोटी चावल दाल। अरे इतना इतना कहां खा पाएगा हमारा कॉमन मैन? उसको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, और कहां से पड़ रही है सप्लीमेंट? हम 1 किलो पनीर खा सकते हैं क्या? आधी किलो पनीर खा सकते हैं क्या घर के अंदर? अरे तुम ज्यादा अर्न कर सकते हो, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर प्रॉपरली यदि आप पर कैपिटा इनकम देखोगे, मींस एक सिंगल पर्सन की इनकम देखोगी तो कितनी होगी? 200 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए पर डे यदि सिंगल पर्सन की इनकम हमारे इंडिया की आ रही है, तो वो क्या कर पाएगा? पूरी फैमिली को खिला पाएगा? तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है बेटा, ये जो सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने चाहिए, मिल भी रहे। अरे मिल भी रहे, लेकिन है क्या कि हमारी पीपल्स को, हमारी पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, जिसके अभाव में वो लोग इससे परेशान रहते हैं, और या फिर उस इलाके में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये डेथ होती है। समझ में आ रहा है? डायरिया, क्रोनिक डायरिया विच लास्ट फॉर मोर देन 4 वीक्स। आपको बताया बेटा सडन ऑनसेट और लास्ट 2 वीक्स तक रहता है, मींस जो एक्यूट है वो रहता है लास्ट 2 वीक्स, और जो लास्ट 4 वीक्स तक रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रोनिक डायरिया। कई बार बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता नहीं होगा ओआरएस के कंटेंट क्या होते हैं, पता है? हमेशा क्वेश्चन आता है, ये नॉर्थ सेट के अंदर भी क्वेश्चन आता है, कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन आता है, जहां भी जाओगे ओआरएस के कंटेंट क्या होते, आरएल के कंटेंट क्या होते, एनएस के कंटेंट क्या होते। अरे भाई यदि आपको पढ़ना हो तो आपने पढ़ा नहीं होगा, ये एनएस की बोतल, डीएनएस की बोतल और ये रखी हुई है, इनके ऊपर देख लो यार कि इनमें डेक्सट्रोज कितना परसेंट है, रिंगर कितना परसेंट है, लैक्टेट कितना परसेंट है, नॉर्मल सलाइन कितनी परसेंट है, NaCl कितना है, ये एक बार लिख लो, इससे यार फोटो खींच लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यार कि NaCl में Na कितने परसेंट होता है, क्लोराइड कितने परसेंट होता है, D5 में 5% डेक्सट्रोज होता है, D10 के अंदर कितना परसेंट डेक्सट्रोज होता है, और डेक्सट्रोज ही क्यों डालते हैं बताओ? डेक्सट्रोज क्यों डालते हैं? क्योंकि डेक्सट्रोज तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेक्सट्रोज सुपर फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इस कारण डेक्सट्रोज डालते हैं। ठीक है बेटा? तो क्रोनिक डायरिया आपको पता बेटा, सुनो, सडन ऑनसेट से 2 वीक्स तक रहे तो एक्यूट, और 4 वीक्स तक रहे तो क्रोनिक। समझ में आ गया ना भाई? एक्यूट मींस तुरंत हुआ, क्रोनिक मींस लेट हुआ। मोस्ट ऑफ द कॉजेज आर नॉन इन्फेक्शियस। क्रोनिक के अंदर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉज होता है ना बेटा, वो होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। IBS को क्या बोलते हैं बेटा? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। स्पेलिंग लिख लो बच्चों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल सिंड्रोम, इसको बोलते हैं आईबीएस। आईबीएस डायरिया कैसे करता है बेटा? ये शब्द जो बोल रहा है आपको, यार किताब जो बोल रही है उस पर मत जाओ, ये शब्द बोल रहा है भैया। बाउल मींस इंटेस्टाइन, बाउल मींस इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन आपको इरिटेट हो रही है, ये इंटेस्टाइन आपकी इरिटेट हो रही है, ये किसी से भी इरिटेट हो सकती है, ये आपकी इंटेस्टाइन किसी से भी इरिटेट हो सकती है। मींस यदि आपको नॉर्मली गेहूं की रोटी पचती है, डाइजेस्ट होती है, यदि आप कल से बाजरे की, मक्के की या कोई भी ऐसी रोटी खाने लग जाए जिससे कि आपके बाउल के अंदर इरिटेशन हो, तो ये क्या पैदा करेगा बेटा? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। समझ में आई बेटी? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम समझ में आया? उसके बाद डाइवर्टिकुलर डिजीज, डाइवर्टिकुलाइटिस, हमारे इंटेस्टाइन की डाइवर्टिकुलम जो होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो, या डाइवर्टिकुलस जो उसके घुमाव है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, उनके अंदर प्रॉब्लम आए, या एक दूसरे के ऊपर घुस जाए, या एक दूसरे के ऊपर टर्न कर ले, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तो इंटुससेप्शन बोला जाता है बेटा, या कोई पॉलिप भी फॉर्म हो सकती है जिसके कारण डायरिया भी हो सकता है। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल, अब कोई पूछे भैया कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? सावन, कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? ऐसा कैंसर जो कोलन में और रेक्टम में दोनों में पाया जाता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। अब कोलोरेक्टल कैंसर आया इसमें तो वो एनी मैलिग्नेंट ग्रोथ फाउंड इन कोलन एंड रेक्टम दैट इज नोन एज कोलोरेक्टल कैंसर। अब आपको पता है भाई कोलन में यदि वो हो गया तो कोलन का काम क्या है? हमारे फूड को एब्जॉर्ब करना। अरे इंटेस्टाइन तो डाइजेस्ट करेगी, हमारी कोलन जो क्या काम करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, और रेक्टम उसको इकट्ठा करेगा भैया, एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। अब जब कोलन और रेक्टम को यदि इन्फेक्शन हो गया या कैंसर हो गया तो मींस उसका सिस्टम खराब हो जाएगा। सिस्टम खराब होगा तो उसके अंदर क्या होगा? एबनॉर्मल ग्रोथ होंगी, जो वहां पर जो रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको अफेक्ट करेंगे। उस अफेक्ट करने के कारण हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू आएंगे, और एब्जॉर्ब नहीं होगा, फ्लूइड भी एब्जॉर्ब होता है उसमें से, तो हमारा स्टूल सॉलिड नहीं बनेगा, पूरा बाहर निकलेगा, तो बॉडी को फ्लूइड मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियरली, मजे से। है दिमाग में कोई कंफ्यूजन? तो सीफा समझ में आ रहा है? ढंग से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कोलन और रेक्टम दोनों है, इन कोलन रेक्टम के अंदर जब वो जाएगा स्टूल तो एब्जॉर्ब करने का काम होता है। अब भाई फ्लूइड को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो उसी के अंदर पड़ा रहेगा, तो वो तो बाहर निकलेगा, तो बॉडी की डिमांड तो पूरी हुई नहीं ना बेटा। तो ये होता है क्रोनिक डायरिया के अंदर, परसिस्टेंट डायरिया। एक जो थर्ड टाइप का डायरिया होता है बेटा वो कहलाता है परसिस्टेंट डायरिया। अब ये वर्ड क्या बोल रहा है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट को जब आप देखो, आप सब लोग सेकंड ईयर वाले बच्चे भी बैठे इसमें और कुछ एक बच्चे फर्स्ट ईयर वाले बोलते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? रिपीटेड। परसिस्टेंट मींस बार बार। इसके अंदर अब आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में? अरे भैया जिसको बार बार डायरिया हो रहा है उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। ये किसी भी कारण हो सकता है, इसके एक्यूट भी कारण हो सकते हैं और क्रोनिक भी कारण हो सकते हैं। इसके अंदर डायरिया 2 वीक रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर 2 वीक हो जाएगा। ये इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। कई लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको छोटी छोटी चीजों पर डायरिया हो जाता है। पता पड़े उनको आरओ वाटर पीना, आरओ वाटर पीते, वो थोड़ा सा नल का पानी पी लिया, डायरिया हो गया। वो थोड़ा सा बाहर से बिस्लरी का पानी पीते हैं, घर में मटके का पानी पी लिया, डायरिया हो गया। क्योंकि इम्यून सिस्टम की तो बात है। और कई लोग ऐसे हैं उनको तुम कहीं का भी पिला दो, एक बार तो नाले का पानी पिला दो तो उसको भी डाइजेस्ट कर देंगे हैं? अरे इम्यून सिस्टम का ही तो खेल है भाई। हमारे जो कोविड के अंदर तुमने देखा कई फॉरेन कंट्रीज साफ हो गई है, लेकिन हमारे इंडियंस ओए होए लाजवाब। कोरोना है क्या? कुछ नहीं, वैसे ही गवर्नमेंट की चाल है ये करना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है ना, हम तो रहते नाले के पास है,
तो डेली उससे लड़ते हैं हम, वहां पे लाखों कीटाणु मौजूद होते हैं। अरे हमारी पॉपुलेशन यार, ये तो तुम मानते हो वी आर डेवलपिंग, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे पुअर पर्संस या पुअर पॉपुलेशन भी है। वो पुअर पॉपुलेशन के पास, अब मैं नाले के पास को अब इंग्लिश में बोल देता हूं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है। क्या कह रहे हो आप? अरे आप ये पॉकेट में जाओगे, आर ब्लॉक में जाओगे, यहाँ आपको एनवायरमेंटल सैनिटेशन मिल जाएगा, लेकिन आप सुंदर नगरी या नंद नगरी के किसी रो में जाओगे, वहां एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, घर भी बिल्कुल अटैच। इधर हस्बैंड वाइफ लड़े, पड़ोसी सुन ले, बोला क्या हो गया, रात को कैसे लड़ाई हो रही थी, बोला खाना नहीं खाया तो मेरा ले लो, रात को दिया नहीं वाइफ ने, इतना भी सुन लेंगे। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मींस जैसे ये फ्लैट से जो भी है ये गवर्नमेंट ने बनाए, तो इनके अंदर प्रॉपरली सैनिटेशन दिया, यहाँ विंडो होगी, यहाँ विंडो होगी, यहाँ विंडो होगी, यहाँ विंडो होगी, आपकी विंडो को कोई बंद नहीं कर सकता, आपको जो दिया उसमें रहना पड़ेगा, आप एक्स्ट्रा नहीं बनाओगे, एक्स्ट्रा बनाओगे तो पास वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन जरूरी है, जब तो डायरिया रुकेगा। ठीक है बेटी, उसके बाद परसिस्टेंस समझ में आया। अब भैया इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अब तुम बताओ भाई, तुम्हें जब दस्त लगते हैं तो क्या होता है बेटी, ये बताओ तुम्हें क्या होता है बहन जी, बताओ प्राची मैडम। अरे कई बार तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, डुम 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 आवाज आ गई, अंदर गाड़ी चल रही है, क्रैम्प्स आते हैं कभी सभी, थिन और लूज स्टूल, लूज स्टूल पता है कैसे, वाटरी स्टूल भी होते हैं, कई जगह तो राइस वाटर स्टूल भी हो जाते हैं कोलेरा के अंदर, ये याद रखना, कोलेरा के अंदर राइस वाटर स्टूल होते हैं। राइस वाटर स्टूल मींस आपका स्टूल ही ऐसे होगा चावल के पानी की तरह, ऐसा नहीं फिर गड़बड़ हो जाए, कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या है वो क्या है। राइस वाटर स्टूल इज फाउंड इन कोलेरा, कोलेरा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा का नाम विब्रियो कोलेरा क्यों है, क्योंकि इसकी शेप कॉमा शेप होती है। विब्रियो कोलेरा जो पाया जाता है इसकी शेप ऐसे होती है, समझ में आया? ये हैजा पैदा करता है। राइस वाटर स्टूल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना साहिल भाई, एग्जाम में कोई पूछ ले मेरी इज्जत खराब करवा दो। क्या बेटी? हाँ हाँ, विब्रियो कोलेरा, समझ में? उसके बाद वेट लॉस होगा। अरे भाई निकल रहा है मामला नीचे तो ऊपर से तो वेट लॉस होना है, आपको 5 दिन डायरिया हो जाए आप स्लिम हो जाओगे। जैसे कई बार मैं सोचता हूँ 2-3 किलो वजन कम नहीं हुआ, डायरिया हो गया, अरे डायरेक्ट 1.5 किलो कम, क्योंकि खाया नहीं। खाओ तो पेट में आई गुड़गुड़ की आवाज, जिसको एब्डोमिनल ब्लोटिंग बोलते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वाला तो क्रैम्प्स बोल देते हैं। ये बेटी ये इंग्लिश में बोलते हैं यार, हिंदी में हम सबको पता है। मेडिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग और आईक्यू यूज में लेना है, बाल हटा के। एंटीना डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, समझ में आया? डायरेक्ट कांटेक्ट में एंटीना होना चाहिए अपना, समझ में आया? एंटीना को लेके किताब के यहां ज्वाइंट करके पीछे से यहां पे रख दो तो किताब से कनेक्शन बनता रहेगा, पावर जाती रहेगी। पहले के टाइम पे ऋषि मुनि कैसे अध्ययन करते थे पता है आपको? वेद शास्त्रों का कैसे अध्ययन स्टडी किया जाता था, कभी देखना ओल्ड हिस्टोरिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट जो इंडिया के जो गुरुकुलों में रहते थे, जहां गुरुजी सेवा देते थे, उस टाइम उनको इनसे ज्यादा नॉलेज थी। उनकी शिखा या चोटी जो रखते हैं उसको ऊपर बांध देते थे और फिर स्टडी करते थे वो लोग। यदि इधर उधर झटका लगे ना तो नींद नहीं आएगी, तो वो बांध के रखते थे इसको। पढ़ने वाले लोग अभी भी ऐसा करते हैं। जिनके सपने कुछ ऊंचे होते हैं वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। एक वाली बात है ना, सपने सोने नहीं देते। जिसको 24 घंटे नींद आती है तो सोचो उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यदि आपके सपने हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको दर्द का भी मजा आएगा, है ना? सही बोला? सोनाली कहाँ है? समझ में आ रहा है? तो आज से सोना बंद कर दो, स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है? आपको दर्द का मजा आना चाहिए कि आपके पैर में क्रैम्प्स पड़ रहे, दर्द हो रहा है, हाय हाय क्लास लेके आया हूं, अब क्लास लेने के बाद जाते ही आप सो, क्या सुकून की नींद आएगी जब आप थक के और जब सोओगे। नोजिया वोमिटिंग तो हो ही सकते हैं, फीवर हो सकता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी टू हैव बाउल मूवमेंट, जैसे पेट में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है करेंगे वो चलो भागो, कहाँ टॉयलेट।
ब्लड, म्यूकस और अनडाइजेस्टेड फूड इन द स्टूल। अब स्टूल के अंदर भैया ब्लड भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, रोटी के टुकड़े भी आ सकते हैं नीचे होके, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन यदि डाइजेस्ट नहीं करेगी तो आएगा ना। कई बार हाजमोला ऊपर खाते नीचे से हाजमोला ही निकलती है। हाँ, मैंने देखा है पेशेंट ऐसा। जैसे नॉर्मली हमारे इंडियंस में क्या करते हैं कि जैसे पेट में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है ना, तो वो क्या करते हैं, हाजमोला खिलाएंगे, ये करेंगे, कैंडी, हिंगोली भिंगोली और जाने क्या क्या चूरन पूरन सब खिलाएंगे। और जब हम शाम को जैसे ऑपरेशन उसका करते हैं और जैसे खोलते हैं ना, वो सारी हिंगोली निकलती है, बेटा हिंगोली खा के आया है। लहसुन का टुकड़ा निकलता है, ये लहसुन भी खा के आया है। ये हिंगोली वाली बात मैं सही कह रहा हूं, निकलती है, देखा हुआ है मैंने, एक बार नहीं कम से कम 15 बार। हिंगोली तक नहीं डाइजेस्ट होती, जो डाइजेशन करने के लिए जो ली जाती है वही डाइजेस्ट नहीं होती, तो फिर तो क्या होना है भाई। तो बच के रहना है किसी भी इन्फेक्शन से। और ये समझाना यार एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, यदि हम हमारी कम्युनिटी, हम हमारी रूरल पॉपुलेशन या हम हमारी अर्बन पॉपुलेशन को ये समझा दें, तो ये बहुत बड़ा अचीव और बहुत बड़ा पॉजिटिव फीडबैक होगा हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री के लिए। हम आसपास के लोगों को बता देना कि भैया को, छोटे लाला को क्या हुआ है। पूछती है ना भाभी जी, पड़ोसन आई है, बोला दीदी बताओ तुम नर्सिंग कर रही हो, क्या करे, डायरिया हो गया। तो कम से कम जिंक तो बता ही सकते हो कि 14 दिन जिंक पिला दो बच्चे को, ओआरएस भी पिला दो। ओआरएस के कंटेंट मैं बताऊंगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के, मैं भी भूल जाता हूं। ऐसा नहीं है मेरे में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लगा के पैदा किया हो, ठीक है, मैं भी तुम्हारी इस तरह ही हूं, सेम टू सेम कंटेंट वो की वही है, पर तुम यूज में नहीं ले रहे हो। मैंने थोड़ा सा यूज में लिया, ज्यादा मैंने भी नहीं लिया, पर तुम थोड़ा सा भी नहीं ले रहे, यही तो फर्क है। और क्या है, तुम थोड़ा सा ले दोगे, तुम मेरे को हटा के यहां बैठ जाओगे, हैं? तुम थोड़ा सा यूज में ले लोगे तो मेरे को हटा के, तो ब्लड, म्यूकस और अनडाइजेस्टेड फूड इन द स्टूल, ये चीज पाई जाती है। सबने फोन उठाना, कौन है बात कर, अनडाइजेस्टेड फूड और ये सारी चीजें हमारे, बात कर, हमारे जब स्टूल आता है तो उसके अंदर ये पाई जाती हैं। उसके बाद ये सिम्टम्स हुए बेटा, देखो साइन एंड सिम्टम्स डायरिया में क्या होंगे बेटा, वाटरी लूज स्टूल होगा, है ना बेटा, और उसके बाद वेट लॉस होगा, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी, बाउल मूवमेंट, ब्लड, म्यूकस, थिन और ब्लड, ये सारे जो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए ये नॉर्मली डायरिया के अंदर पाए जाते हैं। इस डायरिया के बाद में अब हम कॉजेस की बात करते हैं कि कॉजेस क्या है? अब हम जब बात करते हैं कि भाई कॉजेज क्या है डायरिया होने के, कॉज बुला लो, बिठा दो, हम बात कर लीजिए, कॉजेज क्या है डायरिया होने के, बाहर लेके उनको बिठा दो यहीं पे। कॉजेज क्या है डायरिया के? तो कॉजेज के अंदर सबसे पहला जो कॉज आता है बेटा, वो आता है माल न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो कॉज आता है बेटा, वो कॉज है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मींस प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिल पाता। हमारे यहां बेटा पीडियाट्रिक्स के जो सेकंड ईयर के बच्चे, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का टॉपिक जरूर याद रख लेना। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत पाया जाता है। मेरे अंदर भी कमी थी, बच्चा शक्ल से पता पड़ जाता है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का क्या टॉपिक है बेटा, कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो प्रोटीन की कमी के कारण, हम इंडिया के अंदर प्रोटीन की कमी के कारण हमारे बहुत सारे बच्चे माल नरिश्ड हो जाते हैं, अंडर नरिश्ड, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता प्रोटीन के कारण। तो उसके अंदर 3 डिजीज होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लेना, सेकंड ईयर वालों पीडियाट्रिक्स के अंदर पूछा जाता है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, क्वाशिकोर, मरासमस। अब जो नई किताबों ने ऐड किया है वो क्वाशियो मरासमस आ गया है। दो तो मेरे टाइम पे जो किताब चलती थी उनमें आते थे, आजकल जो नई किताबों ने ऐड कर दिया है क्वाशियो मरासमस, क्वाशियो मरासमस, ये है, इनको डिटेल में पढ़ लेना। तो सबसे पहले जो हमारे डायरिया के कॉज है बेटा, वो माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर बेटा एल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है। एल्कोहल, अरे भाई एल्कोहल ले लेगा तो शाम को फिर खाना कैसे खाएगा? यदि फ्री का लंगर कहीं अल्कोहल का लग रहा हो तो बंदा इतना यूज में कर लेगा, घर पर रोटी नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, कोई प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, और प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तो उसके बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड नहीं पहुंचेगा, नहीं पूछेगा तो अंडर नरिश्ड जाएगा, अंडर नरिश जाएगा तो ये माल न्यूट्रिशन पैदा होगी। अरे हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेंगे तो माल नरिशमेंट तो पैदा होगा बेटी।
दूसरा जो है स्पाइसी फूड, निकोटीन, कैफीन, फैटी फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे हमारे माल न्यूट्रिशन पैदा करते हैं बेटा। डेयरी प्रोडक्ट्स में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने दूध पियो, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो आजकल आर्टिफिशियल जो डेयरी बना के दे रही है उसका लिखा हुआ है इसमें, वो माल न्यूट्रिशन पैदा कर रहे हैं। और डेयरी प्रोडक्ट, और कई बार ये भी हो जाता है कि कई लोग ऐसा करते हैं बेटी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में एक बंदा दूध ही दूध पी रहा है बस 24 आवर्स, वो ना तो कुछ फोलिक एसिड ले रहा, ना कोई आयरन की चीज ले रहा, ना कोई और मिनरल्स, ना कोई जिंक, बस दूध ही दूध पीता हूं सामने। तो अरे दूध पिएगा तो कैल्शियम हो जाएगा, थोड़ा सा फैट आ जाएगा, थोड़ा सा प्रोटीन आ जाएगा, लेकिन प्रोटीन लेने के लिए यदि आप सोयाबीन लोगे, क्योंकि सोयाबीन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कई लोग बोलते हैं ना चिकन खाओ, मीट खाओ, प्रोटीन ज्यादा होता है, अरे लार्जेस्ट सोर्स ही प्रोटीन का सोयाबीन है। 43 ग्राम या 43% पाया जाता है सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन। तो बेटा माल नरिशमेंट का मतलब क्या है कि एक प्रॉपरली हर एक एलिमेंट्स और हर एक मिनरल्स एक पर्सन को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा, माल नरिशमेंट। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको पता है इकोलाई, इकोलाई हमारे नॉर्मल बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन जब इकोलाई की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी या इकोलाई की क्वांटिटी या नंबर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये हमारे डायरिया लीड करते हैं। सैल्मोनेलोसिस, शाइजेला, विब्रियो, इर्सनेई, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिन, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और बोटुलस सीरस। बेटा ये जितनी भी बैक्टीरिया ये फूड पॉइजनिंग के लिए भी जरूरी है। यदि आपसे कल कोई क्वेश्चन पूछ ले और मैंने यदि आपको बताया नहीं है तो ये जितने भी बैक्टीरिया, मैं वायरस बता रहा हूं आपको, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया लीड करते हैं क्या, फूड पॉइजनिंग। यदि आपके खाने के अंदर शाइजेला या सैल्मोनेला आ गया तो ये फूड पॉइजनिंग होगी और फूड पॉइजनिंग से आपको डायरिया पैदा होगा। स्टूल का कलर देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको किस तरीके का इन्फेक्शन है। यदि येलोइश कलर है, ब्राइट येलोइश आ रहा है, रेड आ रहा है, ब्लड आ रहा है या ग्रीनिश आ रहा है तो इन्फेक्शन मौजूद है। ग्रीनिश आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। और राइस वाटर स्टूल आ गया तो तुरंत बोलो भैया हैजा हो गया है तुझे, कॉलेरा। ठीक है बेटा। यदि नॉर्मल स्टूल आ रहा है या थोड़ा सा येलोइश ज्यादा हुआ है तो वो जिंक की कमी से हुआ, तो आप उसको जिंक प्रोवाइड करके सही कर सकते हो। वायरस में रोटा वायरस, एडिनो वायरस, कैल्सी वायरस, नोरवाक एजेंट्स, एस्ट्रो वायरस ये पाए जाते हैं। फंगाइज में यीस्ट एंड कैंडिडा। पैरासाइट्स के अंदर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका बहुत फेमस है डायरिया पैदा करने के लिए। ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कहां पाया जाता है, तालाब, नदी, झरने, पॉन्ड, रिवर के अंदर जाके हम पानी पी लेते हैं। यदि अरे पानी प्योर है तो ठीक है भाई, लेकिन यदि उसके अंदर अमीबा है तो वो अमीबियोसिस लीड कर देता है। तो अमीबा का पूरा नाम क्या है, एंटामीबिया हिस्टोलाइटिका। ठीक है बेटा। क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, ट्राइक्यूरियसिस। बेटा ये नाम है, इनमें से आप 2-2, 3-3 नाम याद कर लेना, ये आपको याद आ जाएंगे। बैक्टीरिया और वायरस ये रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और इनको याद करने से क्या होगा, आपको फूड पॉइजनिंग के भी याद हो जाएंगे कि फूड पॉइजनिंग के लिए वायरस कौन से होते हैं, फंगस कौन से होते हैं, पैरासाइट कौन से होते हैं, बैक्टीरिया कौन से होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा डायरिया के कारण, डिहाइड्रेशन हो सकता है भाई, अरे यार बार बार स्टूल जाओगे तो डिहाइड्रेशन होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक ये शब्द खुद बोल रहा है यार। हाइपो मींस कम, वोलेमिक मींस वॉल्यूम, शॉक के अंदर। अब हाइपोवोलेमिक शॉक मींस अरे जो पर्सन बार बार स्टूल जा रहा है तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ, फ्लूइड का वॉल्यूम कम होने से जो उसको शॉक होता है उसको हाइपोवोलेमिक शॉक बोलते हैं बेटा। माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, कन्वल्संस, ओवर हाइड्रेशंस, हाइपोग्लाइसीमिया, मेंटल सबनॉर्मलिटीज और टॉक्सिक मेगाकोलन। हमारे यहाँ ओवर हाइड्रेशन का बहुत बड़ा प्रोसीजर है। हमारे यहाँ थोड़ा बहुत डायरिया हो जाता है, हमारे यहाँ एक कॉमन फिलोसफी बनी हुई है कि भाई बोतल चढ़वा लो काम सेट हो जाएगा। और कई बार हम लोगों से भी हॉस्पिटल बोलते हैं सर बोतल लगा दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बोतल लगाना मींस इफ यू आर टेकिंग ओरली फ्लूइड डाइट नॉर्मली देन नो नीड ऑफ फ्लूइड डाइट थ्रू इंट्रावीनस। यदि आप पानी मुंह से ले सकते हैं या आपको ग्लूकोज या डेक्सट्रोज या कोई भी मिनरल्स आप ले सकते हैं मुंह से, तो आपको आईवी फ्लूइड की जरूरत नहीं है। आईवी फ्लूइड तो सेकेंडरी स्टॉपेज है ना। और कई बार कई लोग बिना पढ़े, बिना या किसी हेल्थ प्रोफेशनल से डायरेक्ट लगा देते, लगा दो आईवी फ्लूइड, पता पड़े 4 बोतल लगा दी। 4 बोतल लगाने के बाद क्या होगा, आपका कार्डियक, आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ गया। उस फ्लूइड के बढ़ने से क्या होगा बेटा, ब्लड के अंदर फ्लूइड, सिंपल सा सोचो, ब्लड के अंदर फ्लूइड बढ़ा, ब्लड के अंदर फ्लूइड बढ़ने से क्या होगा बेटा, कार्डियक लोड बढ़ेगा, ऐसे में अटैक भी हो सकता है, दुनिया से जा भी सकता है। तो ओवर हाइड्रेशन नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, सबसे पहले मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे, एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, मेडिकेशन एंटी डायरेटिक्स देंगे उसको,
और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक करेंगे, गिविंग हेल्थ एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल्स, प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, सेफ वाटर, एडिक्वेट सीवेज और गिव जिंक सप्लीमेंटेशन। जिंक आजकल बड़ा फेमस चल रहा है भाई, बच्चों के लिए तो जिंक 14 डेज जरूरी है। 2-3 साल में या 2 साल में, या बच्चा आपका बार बार में डायरिया करे, या पड़ोस में कोई भी आंटी या भाभी जी कोई कुछ पूछे हमारे बच्चे को बार बार दस्त लग रहे, तो उनसे बोल देना 14 दिन जिंक दे दो इसको, दस्त बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायरिया टॉपिक कंप्लीट होता है। शॉर्टली ब्रीफली नर्सिंग मैनेज, आपको नोट्स मिल जाएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के, ये आप लोग स्टडी कर लो। बाकी मैं अभी 5 मिनट के बाद नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। बाकी हमारी और वीडियोस को देखने के लिए आप लोग डॉक्टर अखिलेश शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आए। थैंक यू सो मच।